हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों से सामने भारत में सामाजिक समस्याएं और उसके समाधान पर बात करने वाला हूं। निर्धनता, पॉवर्टी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की निर्धनता क्या है, उसके भारत में निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं और भारत में निर्धनता की समस्याएं क्या क्या हो सकती है। बेसिकली निर्धनता वह स्थिति है या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। आज वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग और व्यय विधि दोनों का प्रयोग सरकारों द्वारा किया जाता है। तो भारत में निर्धनता एक बड़ी समस्या है, इस बात से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक समस्या है और यह एक आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि आर्थिक अभाव ही निर्धनता को जन्म देती है, जबकि जो सामाजिक समस्या है उसमें उत्पन्न दशाएं सामाजिक जीवन को सबसे अधिक प्रतिकूल के रूप में प्रभावित करती है। तो यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसे अन्य सामाजिक समस्याएं जैसे बाल अपराध, अपराध, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति इत्यादि की जननी माना जाता है। तो निर्धनता का मतलब कि किसी समाज में अधिकांश व्यक्तियों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान ना मिले, खाने के लिए सामान्य स्तर पर पौष्टिक पदार्थ ना मिले, पहनने के लिए मामूली कपड़े का भी अभाव हो और वे उन सुख सुविधाओं से वंचित रहें जो उनकी कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, तब ऐसे समाज को हम निर्धन कह सकते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे निर्धनता का मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी और अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके पारिवारिक या परिवार का जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की उपलब्ध ना हो पाए। दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी यानी जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो वह गरीब कहा जाता है या एक प्रकार से आप कह लीजिए निर्धन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे निर्धनता के बारे में और चीज़ें कुछ विद्वान ने परिभाषा दिया है। जैसे गिलीन और गिलीन की बात करें, निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा उठा नहीं पाता है, जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रहे और वह तथा उसके परिष्कृत समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। तो निर्धनता वो कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपनी जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रहे और वह उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगता है। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? निर्धनता कहलाती है। याद रखिएगा। इसी में अगर हम बात करें तो एक परिभाषा और आती है गोडार्ड की। इनका कहना है कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रित के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं आपके लिए एनफ है, काफ़ी है। आगे अगर हम बात करें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन का कम उपभोग को गरीब माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं गांव में अगर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति कम पा रहा है तो वो गरीब होगा। यदि शहर की बात करें 2100 कैलोरी जो व्यक्ति होगा प्रति व्यक्ति
अगर उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वो भी क्या होगा, गरीब कहलाएगा। तो गरीब इसको कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि और आगे हम बात करें तो ये निर्धनता के मापन के बेसिकली क्या कहलाते हैं, चरण कहलाते हैं। आप सभी लोग को अगर मैं बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, जैसे मापन के ही अंतर्गत और भी कुछ नाम आते हैं, कुछ समितियां आती हैं। जैसे भारत के स्वतंत्रता के बाद अब तक के देश के गरीब में रह रहे लोगों की संख्या का जो अनुपात है, उनके लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया था। कितने आधिकारिक समिति का? 6 आधिकारिक समिति का था। तो आप चाहो तो इसे क्रम में एक वर्ष के रूप में भी मेंशन कर सकते हो। एक था योजना आयोग कार्य। क्या था? योजना आयोग। ठीक है, याद करिएगा, आयोग का कार्य था। ये बेसिकली जो आया था 1962 में आया था। फिर उसके बाद वी एम दांडेकर, वी एम दांडेकर, ठीक रखिएगा आप सभी लोग, दांडेकर है ना, दांडेकर। तो ये जो था ये बेसिकली वर्ष 1971 में लाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक अलग अलग समिति आई थी, अलग समिति आई थी। ये आया था 1979 में आई थी। और एक आया था लकड़ा वाला समिति। क्या आया था? लकड़ा वाला समिति आया था जो 1993 में आया था। और एक तेंदुलकर समिति थी। कौन सी समिति थी? तेंदुलकर समिति थी। और वो समिति जो आई थी वर्ष 2009 में आई थी। एक था आपका रंगराजन समिति थी जो लाई गई थी 2014 में। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सबके लिए कि पूछा जा सकता है कब कब कौन सी समिति लाई गई थी। ठीक है, हालांकि इस पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो रंगराजन समिति, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है जो 2014 में आई थी, उपभोग खर्च को गरीबी का आधार बनाया गया और उसी के अनुसार 2011 और 2013 में भारत में कुल, देखिए यहाँ पे कहा कि समिति जो है 2014 में आई, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि गरीबी के आधार पे रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग ये कि 2011 और 12 की बात कर रहा है ना। तो भारत में कुल 363 मिलियन लोग गरीब हैं। नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये इनका अनुमान था, सर्वे था, परंतु रंगराजन समिति जो लाई गई है वो 2014 में ही लाई गई है, जो भारत की कुल आबादी का 29.6% है। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति में अकॉर्डिंग हम बात करें तो भारत में गरीबी जो है 21.9% है। अब एग्जाम में ये नहीं आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति की जो है कितना गरीबी बताया गई है, परंतु अगर आप सोचते हैं आएगा तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये एक सर्वे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं तेंदुलकर में 29 बताया गया और जो है तेंदुलकर में 21 बताया गया था, और अगर हम रंगराजन की बात करें तो 29 बताया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति के उपभोग, यानी डेली पर अगर हम बात करें एक प्रकार से खर्च की बात कर रहा है, तो गरीबी रेखा निर्धारित किया था, अर्थात इससे कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब होगा। औसत मासिक जो रूप बताया गया वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये बताया गया, शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति बताया गया था। ये महीने का खर्च बताया गया था। ठीक है, बात करें यहाँ पे निर्धनता के बारे में और स्पष्टीकरण करने के लिए, तो हमें जो है निर्धनता को समझने के लिए 2 शब्द जो है देखने पड़ते हैं। तो निर्धनता के अगर कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे प्रकार बताइए, है ना, तो आप लोग 2 ही बताइएगा। एक तो आप ये लिख दीजिएगा वहाँ पे कि निरपेक्ष निर्धनता होता है। कौन सा निर्धनता होता है? निरपेक्ष निर्धनता होता है, और एक सापेक्ष निर्धनता होता है। इन दोनों शब्दों को केवल समझ लीजिए बस, है ना, जरूरत नहीं तो बहुत बड़ा अगर हो जाएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो जो निरपेक्ष निर्धनता होता है, निरपेक्ष निर्धनता वो स्तर है जहाँ व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतें जैसे रोटी कपड़ा मकान पूरा करने में अगर सक्षम नहीं है तो वो निरपेक्ष निर्धनता है। ठीक है, इस बात को दे। अब भारत में जो निर्धनता रेखा तय करने की जो 2 विधियां बताई गई थी वो निरपेक्ष निर्धनता की ही 2 विधियां थी। और वो निरपेक्ष निर्धनता की कौन कौन सी 2 विधियां थी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक कैलोरी थी, कैलोरी अंतर्ग्रहण थी पहला, और जो दूसरा था वो न्यूनतम उपभोग व्यय था। अच्छा, कैलोरी में क्या था
कैलोरी में जैसे अभी मैंने आपको लकड़ा वाला समिति इसमें बताया कि वो कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि को सबसे अधिक या सबसे पहले लकड़ा वाला समिति ने ही तय किया था। बेसिकली इसमें भारत में जो निर्धनता रेखा है वो निर्धारण पोषण के आधार पर किया गया, और पोषण का आधार जो है कैलोरी को बनाया गया था। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए, इसे तय करके निर्धनता रेखा निर्धारित की गई थी। तो इसी कार्य के लिए वर्ष 1989 में, देखिए मैं कैलोरी की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन किया गया। समझिएगा, अब लकड़ा वाला समिति, आप जैसे कि आप सबको भलीभांति तरीके से पता है, मैंने कहा कि 1993 में, मैंने बताया है अभी आपको 1993 में इसकी क्या की समिति को लाई गई थी, है ना। अब ये 1993 में लाई गई थी, परंतु यहाँ जो 1989 में मैंने बताया है, ये निर्धनता रेखा निर्धारित करने की बात की गई थी उस समय। 90 आपसे एग्जाम में स्टेब्लिश की अगर बात करेगी तो 1993 का ही जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आपको बता दूं कि गांव में इन्होंने जो 2400 कैलोरी की बात की है दिन का, और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की बात की है, तो यदि इससे कम है तो वो गरीब माना जाएगा भाई, निर्धन माना जाएगा। तो ये कैलोरी की बात करने वाली अगर बात आती है 2400 या 2100 वाला, आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। गांव में 24 कैलोरी है और शहर में 2100 कैलोरी है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। ये लकड़ा वाली समिति का है। किस समिति क्या है? लकड़ा वाली समिति का है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है उनके लिए अलग अलग चीज़ें कुछ बताई, निर्धारित किया गरीबी रेखा को लेकर, उसमें रिपोर्ट जारी किया था। तो भारत में कुल 1993 में, जो मैंने भी बताया इसकी स्थापना जब हुई, तो उस समय भारत में कुल कितनी निर्धनता थी? लकड़ा वाली समिति ने कहा 36% है। किसने बोला था? 36। कब बोला था ये? 1993 में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको बताता हूँ दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है न्यूनतम। न्यूनतम जो है उपभोग व्यय। यह एक व्यक्ति के प्रतिदिन न्यूनतम व्यय की जरूरतों के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। तो लकड़ा वाला समिति तो कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि को आलोचना की। बाद में निर्धनता रेखा को निर्धारण करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति 2003 में आया, है ना। अब ये जो मैं 2003 की बात कर रहा हूं ना, और किसकी? सुरेश तेंदुलकर की, तो ये न्यूनतम में आएंगे। ये किस में आएंगे? न्यूनतम में आएंगे। तो वर्ष 2003 के बाद नए सिरे से निर्धनता मानदंड लेकर आया और उसका नाम न्यूनतम उपभोग व्यय रखा। तो इसमें न्यूनतम उपभोग की टोकरी की संकल्पना के आधार दिया गया। तो न्यूनतम उपभोग की टोकरी, इसमें मतलब अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि के खाद्य वस्तुएं शामिल की जाएंगी जो जरूरतमंद कैलोरी प्रदान करेगी। तो इसमें 6 बुनियादी आवश्यकताओं को रखा गया था। 6 बुनियादी आवश्यकताओं को रखा गया था, जैसे अनाज हो गया, दाल हो गए, सब्जी हो गई, दूध हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। और वर्ष 2011-12 में इसने भी रिपोर्ट दे दिया। तो इसने क्या बोला? कहा सुरेश तेंदुलकर ने, अगर गांव में हैं आप तो 27 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए आपका भाई। शहर में अगर आप हैं तो 33 रुपये प्रतिदिन का कम व्यय करने वाला जो कोई व्यक्ति होगा, इससे कम खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब है। वो क्या है? गरीब है। ये प्रतिदिन की बात की गई थी, वह गरीब हो जाएगा, ऐसी बात कही गई। अब रंगराजन समिति भी थी। रंगराजन समिति की बात करें तो इसी में आएगी, न्यूनतम व्यय वाले में ही आएगा रंगराजन भी, है ना। तो ये बेसिकली, हालांकि 2012 में इसने ये योजना बनाई थी, हालांकि ये आई 2014 में। तो उस योजना के आयोग ने इसको न्यूनतम उपभोग व्यय विधि को सिफारिश की जांच करने के लिए इसे बनाया गया था। और इसमें कहा गया कि गांव में अगर आप हैं तो 32 रुपये आप कमा मतलब खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, और शहर में अगर आप हैं तो 47 रुपये प्रतिदिन आप खर्च कर रहे हैं। अगर इससे कम खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब हैं। तो ये बात थी किसके अंतर्गत? निरपेक्ष निर्धनता के ऊपर। बात करें सापेक्ष के लेकर, तो सापेक्ष निर्धनता क्या है? ये बेसिकली रिलेटिव जो है पॉवर्टी कहा जाता है। तो सापेक्ष निर्धनता का आकलन एक राष्ट्र और एक अन्य राष्ट्रों के साथ आकलन करने के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 $1.90 से कम अपना जीवन यापन कर रहा है
तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो डॉलर भी एग्जाम में आता है, ये सापेक्ष निर्धनता का टाइप बन जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र का है, तो याद रखिएगा ये एग्जाम में डॉलर के रूप में भी आता है, जो है 1.90 डॉलर। अगर इससे तो ये सापेक्ष निर्धनता को बताएगा। किसको बताएगा? सापेक्ष निर्धनता को बताएगा। तो सापेक्षिक निर्धनता बेसिकली व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति जिसमें वह अपने को अन्य धनवान लोगों की तुलना में निर्धन पाता है। तो अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य पाश्चात्य जो देश हैं, उन देश के गरीब इस वर्ग में रखे जाते हैं जिनकी हालत भारत, पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में पाए जाने वाले गरीबों की कई गुना बेहतर है। तो स्थितियां उनकी बेहतर है। तो यानी गरीबी मापन का वह जो है आधार जो आर्थिक समानता की स्थिति का द्योतक होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि निरपेक्ष रूप से उन लोगों को गरीब कहा जाएगा जिनको निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, वस्त्र प्राप्ति ना, मैंने भी आपको बताया है निरपेक्ष में। और यहाँ पे दो चीज़ें भी बता दिया है, कैलोरी और न्यूनतम व्यय को लेकर भी। सापेक्ष निर्धनता का मतलब एक व्यक्ति के पास सापेक्षिक रूप से दूसरे व्यक्ति को से कम धन है ना, या संपदा के होने से, जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से सापेक्षिक रूप से निर्धन होगा। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि अमेरिका, इंग्लैंड और पाश्चात्य देश थे उनके गरीब इस वर्ग में रखे जाते थे जिनकी हालत भारत, पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में पाए जाने वाले गरीबों से कई गुना बेहतर है ना। तो गरीबी मापन का यह आधार था जो आर्थिक समानता की स्थिति का द्योतक बन रहा था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद भारत में निर्धनता का रीजंस देखेंगे, कारण। देखिए भारत में निर्धनता के कई कारण होते हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अप्लाइड टाइप के भी प्रश्न आप लोगों से मिल जाते हैं। तो जो ऐतिहासिक कारण होता है, यहाँ बात ये किया गया कि भारत लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा था। तो भाई गुलामी ने निर्धनता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने लगा, तो भाई लोगों की स्थितियां दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। तो वो ऐतिहासिक कारण में आता है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आर्थिक कारण होता है। आर्थिक कारण से आप सभी लोग परिचित भी हैं, आप सबको मालूम भी होगा। तो आर्थिक मतलब यहाँ पे जो है देश की आर्थिक जो है व्यवस्थाएं, परिस्थितियां भी उत्तरदायी होती हैं। जैसे उद्योगों का असंतुलन विकास होने लगे तो आर्थिक कारण बन जाएगा। पिछड़ी हुई खेती अगर हो तो भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों पर ही आधारित है ना। तो मैं आपसे अगर कहूँ अगर पिछड़ी हुई खेती बनती तो भी ये रीजन बन जाता है। परिवहन और संचार साधन का अगर आप अभाव देखते हैं तो भी वो आर्थिक कारण का रीजन बन जाता है। श्रमिकों की कार्य कुशलता का अगर अभाव होता है तो भी वो एक प्रकार का कारण बन सकता है भारत में निर्धनता का, है कि नहीं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम गरीबी का जो अध्ययन किया था उनका नाम था BS मिन्हास। आप नोट कर लीजिए, स्वतंत्रता के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, BS, ठीक है, मिन्हास ने किया था, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये सर्वप्रथम जो है गरीबी का अध्ययन किए थे भारत में स्वतंत्रता के बाद। और देश में निर्धनता का अनुपात आकलन करने वाला जो योजना आयोग द्वारा बताया गया था वो सर्वेक्षण जो किया गया था, तो किसके अकॉर्डिंग किया गया था, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किया गया था। तो देश की जो निर्धनता का अनुपात का मैं बात कर रहा हूँ, किसका अनुपात का बात कर रहा हूँ, तो अनुपात का आकलन योजना आयोग के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको बता दो एक अर्जुन सेन गुप्ता समिति है, उसको भी नोट कर लीजिए, 2007 में आया था। 2007 में क्या आया था, तो अर्जुन सेन गुप्ता समिति आई थी, है ना। इस बात को आप लोग भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिक जनसंख्या कारण भी भारत में निर्धनता का कारण बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगर हम बात करें जाति प्रथा भी एक प्रकार से बन सकती है। जाति प्रथा का कारण क्या होता है, व्यवसाय जन्म के आधार पर ही निर्धारित हो जाता है, तो इसके योग्य होने के बावजूद भी दूसरा कार्य करना संभव ही नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती है, जो है जाति प्रथा भी। उसके बाद कृषि पर जो है अत्यधिक निर्धनता की बात होता है, तो जाहिर सी बात है
देश में लगभग 70% मैंने बता रहा था, तो आप देख सकते हैं 80% भी आप कहते हैं, कहीं कहीं मिलता है, 70 और 80 दोनों मिलता है। 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो कृषि पर ही निर्भर होती है ना। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे ऐसे प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं कहीं कारण बन जाता है, प्राकृतिक प्रकोप भी रीज़न बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो वो क्या ना बताता है आपको, निर्धनता का रीज़न बताने लगता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ स्थिति और दयनीय कर देता है, तो वो भी एक प्रकार से बन जाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप सभी लोग होल्ड रखिए। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात किया कि कृषि पर आज जो है अत्यधिक निर्धनता भी एक प्रकार की क्या बन जाती है, यहाँ पे गरीबी का कारण बन जाती है। काला बाजारी की बात करें तो किसानों का उत्पादन बिचौलिए के हाथों में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो एक प्रकार से ये काला बाजारी का भी टाइप बन जाता है, रीजन बन जाता है। उसके बाद अज्ञानता एवं अंधविश्वास की बात करें तो ये भी निर्धनता के एक प्रकार का कारण बन जाता है, अज्ञानता और अंधविश्वास भी। बेरोजगारी भी बन जाता है। जैसे बहुत सरल सरल शब्द हैं, आप लोग जैसा कि समझ भी रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। कृषि क्षेत्र का जो तकनीकी पिछड़ापन है, गरीबी का मुख्य कारण बताया जा रहा है इसमें, यहाँ पे कृषि का पिछड़ापन, अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था इसके बारे में। और प्रतिकूल जलवायु भी एक प्रकार से निर्धनता का रीजन बना देता है। ठीक है, यहाँ पे निर्धनता का दुष्प्रभाव या निर्धनता की समस्या। तो देखिए, निर्धनता की समस्या जैसा कि आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है, आप सब जानते भी हैं। तो जैसे निर्धनता की समस्या क्या होता है, भारत में अपर्याप्त पोषण, प्रति व्यक्ति आय, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि, प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग, आय का असमान वितरण, ये भारत में निर्धनता की समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है ना। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत में सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है 1870 में। देखिए, मैंने दो चीजें बताई हैं। अगर 1870 की बात करें गरीबी का अध्ययन को लेकर भारत में, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। मैंने एक चीज बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद, यहाँ पे बात 1870 आ रही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन बी.एस. मिन्हास ने किया। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन 1870 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे समस्याएं जो, जिसे देखिए आईएलओ के अकॉर्डिंग कहा गया कि निर्धनता कहीं भी सर्वत्र उन्नति के लिए खतरनाक होती है, ये आईएलओ के अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये निर्धनता के दुष्प्रभाव या निर्धनता की समस्या बताई गई। तो यहाँ पे आप देखिए जीवन की समस्या भी एक प्रकार का उसमें इन्वॉल्व किया गया, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बन सकती हैं यहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करें भिक्षावृत्ति भी बन सकता है, बाल श्रम भी बन सकता है, ये देखिए समस्याएं हैं। अपराध और वेश्यावृत्ति भी बन सकता है, पारिवारिक विघटन भी हो सकता है ना। निर्धनता के लिए देखिए यहाँ पे प्रयास किए गए। बेसिकली अगर हम बात करें निर्धनता समाप्त करने के लिए, तो निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय करने में पूर्व उन स्थितियों और कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होगा आप लोगों को। मैं आपको बता दूं कि निर्धनता कई कारकों का सामूहिक परिणाम होती है। तो भारत में गरीबी हटाओ आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सभी क्षेत्रों में संगठित प्रयास किए जाएंगे। तो सुझाव इसके लिए क्या हो सकता है भाई, कि कृषि में सुधार करने की बात आए, आर्थिक विषमता में कमी करना हो, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाए, कुटीर उद्योगों का जो है विकास किया जाए, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाए, परिवार नियोजन की प्रक्रिया संचालित की जाए, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार किया जाए, सुख सुविधाओं में वृद्धि किया जाए। तो जाहिर सी बात है निर्धनता जो है समाप्त ही होगी, निर्धनता क्या होगी, समाप्त होगी। तो ये आप चाहो तो निर्धनता के उपाय के रूप में आप मेंशन कर सकते हो, कृषि में सुधार, आर्थिक विषमता में कमी को लाना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कुटीर उद्योगों का विकास, सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य में जो है स्वास्थ्य के स्तर में सुधार और सुख सुविधाओं में वृद्धि। तो ये आपका बन सकता है निर्धनता उन्मूलन के उपाय को, ये रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए आप लोग इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बेसिकली निर्धनता के उपाय को लेकर जब बात की गई तो कुछ निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना के माध्यम से काम किया गया। ठीक है, यहाँ आपको बता दूं दो तीन जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको बता दूं वर्ष 1973 में एक भूमिका बन जाती है यहाँ से सवाल के लेकर। 1973 में अगर बात करें तो बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए
वी भगवती की अध्यक्षता में एक भगवती कमेटी के नियुक्त किया गया था। और ये बात 1973 की है और ये नाम आता है भगवती कमेटी। और ये समय आप ध्यान रखिएगा कि भगवती अध्यक्षता में किया था, वी भगवती अध्यक्षता में, उन्हीं के नाम पे पड़ गया था ये। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर अगर बात कर रहा है, कौशल विकास की बात कर रहा है, श्रम बहुल उद्योग का विकास पर बात कर रहा है, तो वो टोटल अगर हम बात करें जितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई उन सभी योजनाओं में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो स्वास्थ्य सुविधा पर, कौशल विकास पर, श्रम बहुल उद्योग पर बात किया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको एक बात बता दूं, महिला जो है समाख्य कार्यक्रम एक होता है। महिला, आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो आप लोग गलती मत करिएगा, समाख्या जो है कार्यक्रम था ये, और ये कार्यक्रम लाया गया था 1989 में। तो ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है फैक्ट के रूप में, है कि नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो जानते हैं 2 फरवरी 2006 को मध्य प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको आप ध्यान अवश्य रखिएगा, बहुत ही फेमस पॉइंट है ये। आगे अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। अब ये देखिए, शहरी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम शुरुआत किया गया था और वो 15 अगस्त 2003 को शुरुआत किया गया था। तो आप इसे भी नोट कर देखिए, कितने सारे फैक्ट बता रहा हूँ आपको लोगों को जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। निर्धनता आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ना, आपके सिलेबस में वो चीज़ें डाली गई हैं। बात करें अगर हम लोग, तो आपने एक नाम सुना होगा NSSS जो है NSSO, जिसको आप लोग बोलते हो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसने बेरोजगारी मापने की 3 अवधारणा दिया था। बेरोजगारी मापने का 3 अवधारणा, इसी का नाम आता है बेरोजगारी को मापने के लिए। एक आता है, आप लोग नोट करिएगा, सामान्य बेरोजगारी, और दूसरा आता है साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी, और तीसरा आता है आप लोगों के लिए दैनिक स्थिति की बेरोजगारी। तो 3 बातें NSSO के अकॉर्डिंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार रोजगार को विकास नीति में केंद्रीय स्थान दे दिया गया था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी ना, वो 1985 और 90 में आई थी, है ना, उस समय ऐसी बात कही गई थी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक स्टार्ट किया गया था। क्या नाम था उसका? संपूर्ण, आप नोट करते जाइए, सारे फैक्ट ही बता रहा हूँ जो इसी के परिप्रेक्ष्य से है। ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में, रोजगार योजना के रूप में जो 25 दिसंबर 2011 को स्टार्ट किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। तो यहाँ पे देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में जो है 1991 से शुरू किया गया था, जिसमें समाज के हर क्षेत्र में विकास को समाहित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा भी दे दिया गया था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ना। तो हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें, लेकिन जो मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जा रहा है ना, वो आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे सिर्फ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो छठी पंचवर्षीय योजना आप नोट कर लीजिए, जो 1980 और 85 के बीच में चलाई गई थी। अभी मैंने 7वीं बताया भी है, 85 से 90 के बीच में चलाई गई थी, है ना। उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। और एक था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मैंने आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि भाई वर्ष 1952 में इसको शुरुआत किया गया था, जो कृषि, पशु प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योग का विकास के संबंधित था ये, है ना। सामाजिक शिक्षा को बेहतर करके चौमुखी विकास करने की बात करता। पंचायती राज आपको मालूम होगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई और 1993 में इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात आपको मालूम है। फिर उसके बाद अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे 1970 के दशक में सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। जवाहर रोजगार जो है योजना चलाई गई थी। स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी शुरुआत किए गए थे। देखिए, मैं इन सब पर आप लोगों से बात करूंगा कि गर्मी जो है, गरीबी अगर समाप्त करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, है ना। मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो आप नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक चलाया गया था, एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम करवाया गया था, एक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजनाएं आई थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी।
देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्वर्ण जयंती की बात करें ग्राम स्वरोजगार योजना को लेकर, तो वो आप याद करिएगा 1 अप्रैल 1999, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, जहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम की बात किया जा रहा है स्वरोजगार को लेकर। और एक बताया गया था स्वर्ण जयंती शहर की जब बात कर रहा था, तो उस योजना को जो गरीबी निवारण के लिए था, तो वो 1 दिसंबर 1997 में लाई गई थी, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। शक्ति योजना एक थी पोषाहार कार्यक्रम था, और एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट किया गया था। जवाहर रोजगार योजना थी, है ना, ये बात तो आपको मालूम होगा। एक था रेगिस्तान विकास कार्यक्रम था। अंत्योदय योजना एक थी, है ना। ये सारी योजनाएं किसके लिए थी? ये गरीबी समाप्त करने के लिए थी, है ना। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था, उस पर काफ़ी काम किया था। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी 1991 में, वहीं से स्टार्ट किया गया था गरीबी समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी इन सब पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है ना। बेसिकली इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धनों की आय बढ़ाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे कृषक, कृषि मजदूर, ग्रामीण, अनुसूचित जाति जनजाति को जो है यहाँ पे शामिल किया गया था समूह में। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आय स्तर को जो है ऊंचा उठाना है और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना है। ये बात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कही गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय यही सारी चीज़ें आती हैं, इस पर मैं बात करूंगा आगे। आने बात करते हैं हरित क्रांति। आप जानते होंगे 1966 से 67 में शुरू की गई थी क्रांति से देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जो हो गया था, है ना, याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, गरीबी में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, ये बातें हुई। फिर मनरेगा, मैंने भी आपको बताया है 2 फरवरी जो है, सॉरी 2 अक्टूबर था निर्धनता। मनरेगा की कमी लाने के लिए फरवरी 2006 की बात की जा रही है, फरवरी 2006 की बात की जा रही है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। परंतु यहाँ पर आप ध्यान ये रखना ही होगा आप लोगों को कि 2 फरवरी 2006 को ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, जिसको मनरेगा हम लोग कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको आप सही कर लीजिए, ये नोट ये सही है, 2 फरवरी, है ना, याद कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना, आप लोगों को कमेंट करना होगा कि प्रति व्यक्ति जो है आय कितनी होगी, मतलब पर डे का, यानी दिन की आय कितनी होगी, इसमें आप लोगों को कमेंट में बताना होगा, है ना। कमेंट करके बता दीजिएगा। आय को लेकर मैंने दिन बता दिया है। निर्धनता के सुझाव दिए गए, देखिए वही चीज़ें हैं। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए, लोगों की जो है अकादमिक शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा को लाया जाए, भ्रष्टाचार को शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, शून्य सहिष्णुता शब्द जो है, इसकी नीति अपनाई जाए। ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल दिया जाए, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराया जाए, स्वरोजगार के लिए माहौल बनाया जाए, सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज पर रोक लगाई जाए, स्त्री शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ये बातें आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। गरीबी मापन के आगे हम बात करेंगे तो कुछ स्टेप आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं योजना आयोग वर्ष 1962 आ जाता है। वी.एम. डांडेडकर की बात करते हैं तो 1971 मैंने बताया था। अभी अलग समिति थी 1979 का, लकड़ावाला समिति 1993 का था, तेंदुलकर 2009 का था, और रंगराजन 2014 का था। मैंने अभी आपको शुरुआत में भी इनके बारे में बता दिया। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल भी जाएगी। PDF में अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये योजनाओं के माध्यम से गरीबी को समाप्त करने की बात की गई, इन सब पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा है गरीबी में, ठीक है, या कोई लग रहा है कि ये और फैक्ट जोड़ना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट अवश्य करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये जो आज की टॉपिक थी ये बेसिकली निर्धनता से संबंधित थी। केवल इसमें एक चीज़ रह गई है, योजनाएं वगैरह। तो इन योजनाओं पर मैं चर्चा आप लोगों से कर दूंगा, ठीक है। ये योजनाएं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियोज़ में आप लोगों के लिए योजना के परिप्रेक्ष्य में बना दूंगा। वो योजना जो है आप लोगों से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उसे बता दो आसानी से। एक दिन आधे घंटे क्लास लेंगे, उसमें आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। तो आज 1 बजे आप सभी लोगों का जो है प्रैक्टिस है मेडिकल सोशल वर्क पर, आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और देखते हैं फिर और भी है भारत में जो है सामाजिक समस्याएं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर मिलेगा तो और भी शाम को हम लोग चर्चा पर टाइम अगर मिलेगा तो फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत संस्कृति पर भी, है ना। बाकी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो अलग से वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालता रहूँगा मैं, ठीक है।